सुबह का समय 7 बजे नव्या का फ़ोन लगातार रिंग करने की वजह से नव्या की आंखें धीरे धीरे खुली। नव्या ने बिना नाम देखे ही कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से नैना हड़बड़ाते हुए बोली, नव्या वो राज का नाम सुनते ही नव्या की आंखें पूरे तरीके से खुल गई और वो भी उठकर बैठी और घबराते हुए बोली, हाँ राज को क्या हुआ और इस वक्त तू कहाँ है? नैना ने कहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। नव्या अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए हड़बड़ाकर बोली, हॉस्पिटल में? क्या हुआ राज को? कैसा है वो? और सब ठीक तो है ना? नव्या ने नैना को बोलने का एक मौका भी नहीं दे रही थी। लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछे जा रही थी, जिससे नैना ने चिढ़ते हुए कहा, पहले तू मेरी बात सुनेगी। नव्या भी गुस्सा करते हुए बोली, अरे तू बताएगी तो मैं सुनूंगी। अब जल्दी बता, मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। तूने कहा था ना कि राज के बारे में पता लगाने के लिए, तो कल मैं उसके बारे में पता लगा रही थी, पर कुछ पता नहीं चला। पर आज जब मैं हॉस्पिटल में आई तो मुझे पता चला कि वो लंदन ट्रीटमेंट के लिए चला गया है और मैंने कबीर को कांटेक्ट करने के लिए कॉल की, तो वो बता रहा था कि ये सब उसे जल्दी ठीक करने के लिए लंदन लेके गए हैं। नैना थोड़ी देर रुक गई, फिर आगे बोली, राज की मॉम का कहना है कि जो भी कुछ हुआ है वो सब तेरी वजह से हुआ है, तो तू उनके बेटे से दूर ही रहना। उनका कहना है कि तुझे पता भी ना चले कि वो लंदन गया है। नव्या ने नैना के मुंह से ये सब सुनकर मोबाइल की पकड़ ढीले होने लगी और आंखों में मोटा बाढ़ की तरह आंसू आने लगे। उसे ना कुछ बोला जा रहा था और ना ही कुछ सुना जा रहा था। दूसरी तरफ से नैना हेलो हेलो किए जा रही थी। नव्या, तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? हेलो नव्या। पर नव्या तो इस वक्त गूंगी बहरी हो गई थी। नव्या को इस वक्त कुछ ना बोलता देखकर नैना समझ गई थी उस पर क्या बीत रही है। उसे इस वक्त किसी के सहारे की सख्त ज़रूरत है। 2 मिनट के बाद नव्या ने नैना से रुआंसी आवाज़ में बोली, नैना मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। नव्या से बोला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बेड पर बैठे ही घुटनों के बीच में मुंह छुपाकर रो रही थी। 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। आवाज़ के शोर से नव्या अपने होश में आई और आंसुओं को पोंछते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खुला तो एक सर्वेंट नज़रें झुकाए खड़ी थी। शांत आवाज़ में बोली, मैम आपको सर ने नीचे बुलाया है, जल्दी रेडी होकर नीचे आ जाइए। नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। नव्या के हाँ कहने पर सर्वेंट वहाँ से चली गई। नव्या वापस बेड पर आकर बैठ गई और सोचने लगी, आखिर क्यों राज थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकता था कि वो लंदन चला गया बिना मुझे बताए, बिना खबर किए? क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं था? नव्या खुद से ही बड़बड़ा रही थी। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, नहीं उसकी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरे नसीब की है। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया, मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई। मैं जिसे भी चाहती हूँ वो मुझसे दूर हो जाते हैं। मेरी तकदीर में कभी प्यार लिखा ही नहीं। नव्या अपने आंसू साफ कर वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ खुराना मैंशन में एक दिन पहले से ही ज़ोरों शोरों से तैयारी चालू कर दिया गया था। दादी शिव को कंटिन्यू चिल्लाई जा रही थी कि आज मुंह दिखाई का रस्म है और अभी भी तैयारियों में कमी नज़र आ रहा है। अनिका जी दादी के पास आकर बोली, माँ आप ज़्यादा ना चिल्लाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। दादी, अरे मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी, पर बात मेरे पोते की है, आज इस बुढ़िया की तबीयत खराब नहीं होगी। अनिका जी दादी की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। उन्हें भी पता था आज दादी किसी की नहीं सुनेगी। आज घर को पूरे ताज़े फूलों से सजाया जा रहा था। इसमें कलर अनिका जी ने चूज़ किया था, वाइट और पिंक कलर, और नव्या के लिए अनेक प्रकार के कपड़े, ज्वेलरी सब निकालकर विहान के कमरे में बेड पर रख दिए थे, ताकि जब नव्या आए तो उसे देर ना हो जाए तैयार होने में। दूसरी तरफ नव्या वॉशरूम से निकली। वो मायूस, कमज़ोर, बेबस नज़र आ रही थी। जब से उसने सुना कि राज लंदन चला गया है और उससे एक बार मिल भी नहीं पाई, उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। नव्या ने एक सिंपल ड्रेस वार्डरोब से निकालकर पहनी। उसे तैयार होने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। सीढ़ियों से उतरकर नीचे लिविंग एरिया में आ गई, पर उसे विहान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ उसने नज़र घुमाकर देखी, पर विहान
कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिव तो एक दिन पहले ही खुराना मेंशन में था। नव्या चुपचाप सोफे पर बैठ गई। ऐसे ही 10 मिनट बीत गए पर विहान अभी तक नहीं आया। नव्या उठी और अपने कमरे में जाने लगी कि सीढ़ियों से उतरता हुआ विहान नीचे आ रहा था और नव्या को तैयार ना देखकर विहान ने जब देखा कि नव्या ने सिंपल ड्रेस पहनी है, वो तैयार नहीं हुई है अभी तक, विहान ने एरोगेंट वॉइस में कहा, ये तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है? जाओ जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, टाइम नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना है। नव्या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं तैयार होना और मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझे? विहान ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ और आज लास्ट टाइम कह रहा हूँ। और हाँ, आज मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। विहान की आवाज़ में ही धमकी भरी हुई थी, जो नव्या अच्छे से समझ रही थी। विहान ने बाहर जाते हुए कहा, 10 मिनट में तुम मुझे रेडी होकर नीचे दिखाई देनी चाहिए, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक होगा। आज गलती से भी कोई गलती नहीं करना, समझी? नव्या विहान की धमकियाँ अच्छे से समझ गई। ना चाहते हुए भी अपने कमरे में ऊपर गई। अगर उसने आज उसे छेड़ा तो ना जाने कौन सा भूकंप ला देगा। उसे किसी और का ना सही, अपनी फैमिली के लिए तो करना ही पड़ेगा। और ऊपर अपने कमरे में आकर एक अच्छी साड़ी निकालकर बेमन से रेडी हो गई। टाइम से पहले ही नव्या तैयार होकर नीचे आ गई। जब विहान ने नव्या को आता देखा तो कार का दरवाज़ा खोल दिया, नव्या को बैठने के लिए इशारा किया। जब दोनों गाड़ी में बैठ गए तो साथ में 2 गाड़ियां गार्ड्स की, एक आगे और एक पीछे, तेज़ रफ्तार से विला से बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में वो खुराना मेंशन में पहुंच गए। नव्या ने विंडो से जब देखी कि काफ़ी बड़ा मेंशन है, गार्ड ने गेट खोला। गाड़ियां तीनों अंदर चली गई। गेट से लगातार पूरे मेंशन को ताज़े फूलों से सजाया गया है। दोनों गाड़ी से उतरे और अंदर जाने लगे। उतने में दादी ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, उधर ही रुको तुम दोनों। विहान सांवलिया नज़रों से देखने लगा। आखिर दादी तो चाहती थी कि हम दोनों यहीं रहे, तो फिर क्यों रोक रही है? यही हाल नव्या का भी था। वो भी सोचने लगी, क्या उससे कोई गलती हो गई? नव्या इतना सोच ही पाई थी कि दादी ने कहा, अरे बहू को पहली बार घर में लेकर आया है तो पूरे रीति रिवाज से उसे घर में प्रवेश करना पड़ेगा ना। अनिका जी ने भी आगे आकर बोली, दादी सही कह रही है बेटा, बहू का आज पहली बार घर प्रवेश है। तुम दोनों यहाँ ही रुको, मैं कलश लेकर आती हूँ। नव्या का गृह प्रवेश पूरे रीति रिवाजों से हो गया। अनिका जी ने उनके घर की ओल्ड सर्वेंट रोमा को कहा कि नव्या को विहान के कमरे में लेकर जाए। ये वर्ड जैसे ही दोनों ने सुना, दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि जब से इन दोनों की शादी हुआ है, ये शादी किस हालत में हुआ है सिर्फ इन्हें ही पता है। विला में रहने की वजह से दोनों के कमरे अलग अलग थे, पर इस मेंशन में वो दोनों अलग नहीं रह सकते। विहान को अब थोड़ी परेशानी होने लगा। ये तो विहान ने पहले सोचा ही नहीं था कि उन दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। विहान को अब खुद के ऊपर ही गुस्सा आने लगा कि आज तक उसने अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं किया और ना ही आगे करेगा। ये तो उसकी दुश्मन है, उसके साथ अपना रूम कैसे शेयर कर सकता है? वो अपनी चीज़ों को कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता, अब कर भी क्या सकता है? अपने ख्याल को झटकते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। विहान को कुछ ना बोलता देखकर नव्या भी रोमा को देखने लगी, क्योंकि जो विहान सोच रहा था वही नव्या के भी दिमाग में चल रहा था। वो सबके साथ रह सकती है, पर ये घमंडी के साथ बिल्कुल भी नहीं। नव्या सोच ही रही थी, आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, आखिर ये क्यों बोलेगा? इसको तो अब मज़ा मिलेगा मुझे टॉर्चर करने में। नव्या रोमा को देखने लगी। रोमा ने नव्या को ग्रीट किया और सम्मान के साथ विहान के कमरे में लेकर गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए रोमा नव्या को ऊपर लेकर गई। सबसे लास्ट वाला रूम विहान का था, साथ में सबसे बड़ा रूम भी विहान का ही था। ये कमरा इतना बड़ा था कि एक साथ में 100 के ऊपर लोग इसमें समा जाए फिर भी पता नहीं चलेगा। रोमा नव्या को दरवाजे पर छोड़कर रिटर्न चली गई। नव्या दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखी। कमरे में नज़रें हटाए नहीं हट पाई। ये कमरा एकदम लग्जरियस था, जिसका थीम वाइट एंड ग्रे कलर और कर्टन पूरे वाइट कलर के हैं। फ्लोरिंग ग्रे कलर का ही था। पास में स्टाइलिंग डोर था।
अटैच बालकनी। इस रूम को देखा जाए तो 3 सेट जैसा बनाया गया था। फर्स्ट वाले में, जिसमें विहान का एक पंचिंग बॉक्स और बहुत बड़ी एलईडी टीवी जो एक थिएटर जैसा लुक दे रहा था, उसके साथ में अटैच विहान खुद को रेस्ट करने के लिए बनाया था। यूँ कहा जाए तो वो ज़्यादातर वहाँ ही बैठा करता है और अपना काम भी करता है। उसके बाद लास्ट वाले में उसका मास्टर बेडरूम, जिसमें किंग साइज बेड पूरे वाइट कलर की बेडशीट के साथ ब्लैंकेट भी वाइट कलर। बेड के हेडबोर्ड वाले वॉल पर विहान का बहुत बड़ा फ़ोटो फ्रेम लगा था। ये फ़ोटो हाथों से कलर पेंटिंग किया गया था, जिसमें विहान ने ब्लैक कलर का गॉगल लगाया है। बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। पास में 2 डोर थे, एक वॉशरूम का, दूसरा क्लोजेट का। लगभग 20 से 25 मिनट नव्या इस कमरे को देखने में ही चले गए। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से नव्या अपने सेंस में आई। नव्या ने दरवाजे की ओर देखा तो अनिका जी थी। अनिका जी कमरे के अंदर आ गई। नव्या खामोश खड़ी थी। उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था कि वो क्या कहे। अनिका जी नव्या के पास आई और नव्या का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नव्या पहले तो कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी स्माइल कर दी। अनिका जी को देखने लगी। अनिका जी ने आगे आकर कहा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माँ ही हूँ। अभी तक मेरे 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चे हो गए। मैंने अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया। बेटी अपना घर छोड़कर जब जाती है, वो दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस वक्त दोनों ही दुखी थी। कुछ समय ऐसे ही खामोश रहने के बाद अनिका जी आगे बोली, विहान और तुम में कोई फ़र्क नहीं करूँगी। जितना उसे प्यार करती हूँ उतना ही तुम्हें भी दूँगी। नव्या शांत बैठी थी। वो अनिका जी की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आए। सिसकते हुए बोली, मुझे मेरी फैमिली की याद आ रही है। अनिका जी ने अपने दोनों हाथों से नव्या के चेहरे को अपने हाथ में लेकर उंगलियों से आंसू पोंछते हुए बोली, इसमें रोने वाली कौन सी बात है बेटा। विहान तुम्हारी फैमिली को आज बुला लेगा, तुम परेशान ना हो, आज तो खुशी का दिन है। अनिका जी नव्या को चुप कराते हुए बोली, विहान तुम्हारी फैमिली को इनवाइट किया ही होगा, जब वो आएंगे तब तुम मिल लेना, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। अनिका जी नव्या से बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अनिका जी ने अंदर आने के लिए कहा। दरवाजे पर रोमा थी, साथ में 2 मेकअप आर्टिस्ट लड़कियां भी थी। रोमा ने कहा, मैम छोटी मैम को रेडी करने आए हैं। अनिका जी खड़ी होते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बहू को एकदम अच्छे से तैयार करना कि जब सब देखे तो देखते ही रह जाए। मेरे बेटे ने चांद का टुकड़ा लाया है। जाते जाते अनिका जी ने कहा, ब्राइडल लहंगा, खानदानी ज्वेलरी, सब नव्या को दिखाते हुए कहा, बेटा ये सब तुम्हारे लिए है। आज का जो दिन है, हर माँ अपने बच्चों के लिए सपने देखती है। आज मेरा भी सपना पूरा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा मेरा सपना पूरा कर दिया। मुझे नहीं पता मेरा बेटा विहान कैसे रेडी हो गया शादी के लिए। मैं तो बोल बोल के बूढ़ी हो रही हूँ। मेरा क्या अपनी दादी की भी नहीं सुनता था। पर जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। नव्या अच्छे से देख सकती थी अनिका जी की खुशी। नव्या के दिमाग में यही चल रहा था कि वो सबको बता दे कि विहान ने क्यों उससे शादी किया है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। उसने मेरा प्यार मुझसे दूर कर दिया, मेरी फैमिली सब उससे छीन लिया। एक नंबर का बेरहम बुज़दिल है। नव्या को इस तरह खोया देखकर अनिका जी ने कहा, तुम जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ बेटा। अनिका जी इतना बोलकर नीचे चली गई। दोनों मेकअप आर्टिस्ट नव्या को रेडी करना स्टार्ट कर दी। वहीं विहान अपने स्टडी रूम में बैठा सोच रहा था। ना चाहते हुए भी उसे नव्या को अपने रूम में रखना पड़ेगा। विहान ने अपना सेल फ़ोन निकाल कर शिव को कॉल किया और कोल्ड वॉइस में कहा, आज रात की पार्टी अरेंज करवा दो। इस पार्टी में सभी लोग मौजूद होने चाहिए। इतना बोलकर विहान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर टेबल से कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला गया। 1 घंटे बाद विहान रेडी तो कब का हो गया था। जब रूम से निकला तो सामने रोमा आकर खड़ी हो गई। सिर झुकाए बोली, सर बड़ी मैम ने कहा है कि छोटी मैम को नीचे लेकर आए। रोमा इतना बोलकर वहाँ से चली गई। विहान को अब अंदर तक गुस्सा आ रहा था। जिसकी औकात नौकर के बराबर है, अब मैं उसे लेने जाऊं, पर घर में मेहमान मौजूद थे, इसलिए विहान कोई तमाशा नहीं दिखाना चाहता। आखिर उसके घर की इज्जत का सवाल है। विहान
बेमन से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पहले सोचा डोर नॉक करे, पर कुछ सोचकर दरवाज़ा खोल दिया। वहीं विहान की नज़र जब नव्या पर पड़ी, नव्या देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप लग ही नहीं रहा था। ये वही नव्या है। विहान ने जब नव्या को देखा, वो अपनी नज़रें फेर ना सका। वो एकटक नव्या की तरफ देखता रहा। विहान ने नव्या पर गौर करते हुए खुद से कहा, दिखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन ज़ुबान भी इसकी कैंची की तरह चलती है। विहान नव्या के बारे में कह रहा था। उतने में नव्या विहान के पास आई और कहने लगी, क्या मेरी फैमिली भी आ रही है? नव्या की बात सुनकर विहान अपने सेंस में आया और इधर उधर देखते हुए कहा, अपनी गलतफहमी में जीना छोड़ दो समझी। तुम्हारे लिए ठीक होगा। जैसा तुम चाहोगी वैसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अब चले नीचे। विहान पीछे मुड़ने ही वाला था कि पीछे से किसी ने विहान की आंखों को बंद कर दिया। ऐसी हरकत तो कोई नहीं कर सकता। विहान ने चिढ़ते हुए कहा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे छेड़ने की? विहान ने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ा तो ये हाथ किसी लड़की का था। अपनी आंखों के ऊपर से हटाया तो देखा कोई और नहीं, उसकी बहन वेदिका थी। वेदिका नाराज़गी जताते हुए बोली, क्या भाई, आपने मुझे नहीं पहचाना? आप अपनी बहन को कैसे भूल सकते हो? जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करना। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपने शादी कर लिया, मुझे नहीं बताया, उसके लिए भी मैं आपसे नाराज़ हूँ। विहान ने वेदिका को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें मना लूँगा। उन दोनों को प्यार से बातें करता देखकर नव्या सोच में पड़ गई। ये वही आदमी जो 2 मिनट पहले मुझे इतना कुछ सुना रहा था और अभी देखो कैसे मुस्कुराकर बातें कर रहा है। वेदिका ने विहान के पीछे देखा तो नव्या खड़ी थी। वेदिका नव्या की ओर बढ़ते हुए बोली, आप ही मेरी भाभी हो ना? वाह भाई, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। चाँद का टुकड़ा नहीं, पूरा का पूरा चाँद ले आए आप तो। वेदिका नव्या के गले लग गई। नव्या भी उसे रिप्लाई में मुस्कुरा दी। नव्या थोड़ी कन्फ्यूज़न के साथ वेदिका को देखी। आखिर ये विहान से छोटी है या बड़ी? मन ही मन में सोच रही थी। वेदिका नव्या से दूर होते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? नव्या थोड़ी कन्फ्यूज़न से देख रही थी और मुंह खोली थी कुछ बोलने के लिए कि वेदिका मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, आप सोच रही होगी ना कि मैं आपको भाभी क्यों बोल रही हूँ, और मेरी शादी हो गई है तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि मैं विहान भाई से छोटी हूँ। पर वो क्या है ना, विहान भाई को शादी नहीं करना था, इसीलिए माँ ने मेरी शादी पहले करा दी। मैं तो आपसे छोटी हूँ, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती है, ओके? नव्या ने पलकें झपका दी और वेदिका ने आगे कहा कि माँ ने मुझे आपको लाने के लिए कहा है, तो आप मेरे साथ चलिए। विहान अपनी बहन का बकबक सुनकर पहले ही नीचे आ गया। वेदिका और नव्या दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई। सबकी नज़रें उन दोनों पर ही थी। वेदिका ने नव्या को स्टेज के पास लेकर आई, जहाँ पहले से ही फूलों से सजाया हुआ था। नव्या का फेस दुपट्टे से उड़ा दिया गया था। दादी ने नव्या को काला टीका लगाया। उसकी बहू को इस भीड़ में किसी की नज़र ना लगे। वहीं मालविका मेहरा भी आई हुई थी। वो अपनी जल रही आंखों से नव्या को ताड़ रही थी। जो भी हो, पर आज नव्या से जेलस हो रही थी, क्योंकि नव्या आज कहर ढा रही थी। पर मालविका का दिल तो कर रहा था और उसे भी ये पता था कि विहान ने सिर्फ नव्या को पनिशमेंट देने के लिए ये शादी किया है। वो शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, जिस वजह से उसे तसल्ली हो रहा था। मालविका ने जहाँ तक पता लगाया था कि विहान ने सिर्फ और सिर्फ ये बदला लेने के लिए शादी किया है। मालविका मुस्कुराई और खुद को तसल्ली देकर, कहीं मुझे इस 2 कौड़ी लड़की से जलना नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे क्या, विहान तो सिर्फ इसे पनिशमेंट के लिए शादी किया है। तो डोंट वरी मालविका बेमन से जाकर नव्या से हैंडशेक करी। उसकी नज़र तो सिर्फ विहान के ऊपर ही थी और कड़वाहट से अपने मन में सोच रही थी, ये जगह मेरी है, तुमने किसी और को दे दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया विहान खुराना। अगर इस लड़की को तुमने जल्दी निकाल कर नहीं फेंका तो मैं इसे कहाँ पर फेंकवा दूँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोपहर 1 बजे के तक नव्या की मुँह दिखाई की रस्म ख़त्म हो गई। मुँह दिखाई में विहान के रिश्तेदार, मेहमान और कुछ बाहर के लोग भी आए हुए थे। मुँह दिखाई की रस्म में विहान को ज़्यादा ना डिमांड देखकर सभी लोग नव्या की तरफ आकर्षित हो रहे थे, जिसे देखकर विहान ने नव्या को धीरे से कहा, क्या इमेज है तुम्हारी? जिसको देखो
उसको तुम्हारी ही पड़ी है। विहान चाहता तो ये जल्दी से तामझाम ख़त्म हो जाए, वो जल्दी से जल्दी फ्री होए, ताकि जो पार्टी रात को रखा है उसे एंजॉय कर सके। मुँह दिखाई का रस्म ख़त्म होने के बाद जब नव्या कमरे में आई, उसे एक बात बार बार खटक रही थी। इस घर में उसने सबसे मिल चुकी है, विहान के पापा से नहीं, मगर उसके पापा को अभी तक दिखाया नहीं। क्यों? इसकी मॉम के गले में भी मंगलसूत्र नहीं देखी, पर इसके पापा कहाँ है? पर नव्या को हिम्मत ना हो सकी पूछने के लिए किसी से भी। जब दादी और अनिका जी को पता चला कि आज ही विहान ने पार्टी रख दिया है, दोनों नाराज़ होने लगी। एक दिन के बाद रखता तो क्या जाता, पर उन्हें पता था उनका बेटा किसी के नहीं सुनेगा। आखिरकार वो दोनों भी मान गई, क्योंकि उनके बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी है। शाम 6 बजे मुंबई के द ओबरॉय होटल, इस 5 स्टार होटल में विहान ने पार्टी रखा है। यहाँ पर बड़े से बड़े बिजनेसमैन, रिश्तेदार और मेहमान सभी मौजूद थे, और साथ में पूरी न्यूज़ एजेंसी को भी इनवाइट किया गया था। इस पार्टी का थीम रेड एंड ब्लैक कलर का था। सभी लोग रेडी होकर डायरेक्ट होटल में ही मौजूद हो गए थे। विहान होटल के टॉप फ्लोर पर वीआईपी रूम में रेडी हो रहा था। उसके दूसरे वाले रूम में नव्या भी रेडी हो रही थी, क्योंकि विहान ने अपना कमरा टॉप फ्लोर पर बुक करवाया था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वहीं दूसरे फ्लोर पर दादी और अनिका जी भी रेडी हो रही थी। पास के रूम में वेदिका और राजीव दोनों मौजूद थे। 8 बजे सभी लोग पार्टी हॉल में मौजूद हो गए। विहान और नव्या की एंट्री के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ 5 से 10 मिनट के बाद सीढ़ियों से उतरते हुए दोनों आ रहे थे। सभी और अंधेरा कर दिया गया था, सिर्फ लाइट का रोशनी विहान और नव्या पर ही था। विहान ने इटालियन सूट पहना था, जिसका शर्ट रेड कलर और कोट ब्लैक कलर का था। ब्रांडेड वॉच, बालों को जेल से सेट किया हुआ, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। साथ में नव्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। यह मनीष मल्होत्रा की गई डिज़ाइन थी। दोनों ही आज कहर ढा रहे थे। साथ में रुद्र ज्वेलरी का रियल डायमंड ज्वेलरी सेट पहने हुई थी नव्या। पूरे महफिल में दोनों ही 4 चांद लगा रहे थे। सबकी नज़र दोनों पर से हट ही नहीं रही थी। विहान को देखकर लड़कियां आहें भर रही थी, कुछ तो उदास हो गई। पार्टी में मौजूद कुछ लड़कों का भी यही हाल था नव्या को देखकर। आखिर ये ब्यूटीफुल गर्ल थी कहाँ अब तक? विहान ने नव्या को अपने हाथ में हाथ पकड़े सीढ़ियों से उतारते नीचे लेकर आया। विहान ने नव्या का हाथ मजबूती से पकड़कर लाउड स्पीकर में कहा, अटेंशन, प्रेजेंटिंग यू ब्यूटीफुल लेडी मिसेस नव्या विहान खुराना। विहान इतना बोले नव्या की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मौजूद सभी गेस्ट विहान के मुंह से ये सुनकर एक साथ पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगा। नव्या ये सब देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि वो आज तक कभी भी ऐसी पार्टियों में नहीं गई थी, जिस वजह से उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगा। नव्या को ऐसा लग रहा था कि अभी वो पार्टी से निकलकर कहीं दूर जाके छुप जाए, जहां उसे कोई देख ना सके। विहान ने नव्या का हाथ पकड़कर अपने विदेशी गेस्ट से मिलवाने लेकर आगे बढ़ गया। पार्टी में मौजूद एक से एक बढ़कर बिजनेस पार्टनर आए हुए थे। देश विदेश के लोग सभी से नव्या का इंट्रोड्यूस करवाने लगा और हैंडशेक देने लगा। नव्या को ये सब चीज़ों की कभी आदत नहीं थी, जिस वजह से उसे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी और अंदर घबराहट, जिस वजह से उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। सबसे इंट्रोड्यूस कराने के बाद विहान बीचों बीच पार्टी में नव्या के साथ खड़ा हो गया। उन दोनों को इस तरह देखकर अनिका जी और दादी बहुत खुश थी। दादी को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से दादी ने अनिका जी को बोली कि वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, मुझे आराम करना है। अनिका जी उन्हें लेकर कमरे में चली गई। अनिका जी और दादी दोनों पार्टी में से निकलकर रूम में चले गए और सभी गेस्ट आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग आकर बधाइयाँ दे रहे थे तो कुछ लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे। मौजूद सभी मीडिया वाले भी तस्वीरें निकाल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। विहान ने तेज़ आवाज़ में कहा, अटेंशन, कि सभी लोग विहान की तरफ देखने लगे। विहान मुस्कुराया और कहा, आप सभी लोग जानना चाहते हैं ना, ये पार्टी मैंने किस लिए रखा है? सभी लोग क्यूरियस हो गए थे ये जानने के लिए। उन दोनों की तरफ ही मीडिया का कैमरा था। विहान ने
नव्या की तरफ देखकर आगे कहा, आप सबको पता है कि हमारी शादी हो गई, जिस वजह से मैंने ये पार्टी रखा है। क्या आप सबको पता है ये शादी होने के पीछे का राज? तो आइए मैं आज आपको बता ही देता हूँ। सभी लोग जानने के लिए क्यूरियस हो गए थे। आखिर उन्हें ये भी जानना था कि इतना बड़ा मशहूर बिजनेसमैन एक ही दिन में छुप छुपा कर कैसे शादी कर लिया और अचानक ही सबको बता दिया। विहान के मुंह से ये सुनकर नव्या उसकी तरफ देखने लगी। आखिर ये कहना और करना क्या चाहता है? क्या इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या ये मुझे और बदनाम करने के लिए कोई साजिश कर रहा है? नव्या यही सब दिमाग में चल रहा था। विहान के होठों की स्माइल देखकर नव्या अंदर तक डर रही थी कि जब भी ये ऐसे मुस्कुराता है तब कोई ना कोई बड़ा सा कांड करेगा। नव्या अब उसे अच्छे तरह से समझने लग गई थी, उसकी हर एक रिएक्शन के पीछे का राज। विहान ने कंटिन्यू अपनी बातें करते हुए कहा, ये मोहतरमा ने मुझे अपने प्यारे हाथों से मुझे थप्पड़ मारी थी। बाद में जब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया तो उसका पश्चाताप करने के लिए ये मेरे पास आकर गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मैं आपके चरणों में रहूँगी। ये बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, जिस वजह से मैंने इनसे शादी कर लिया। इतना बोलकर विहान मुस्कुरा रहा था, पर वही नव्या ये सब सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसकने लगा और वो ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिस वजह से नव्या की बदनामी भी हो रही थी। नव्या अपना ना सोचकर अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगी कि आज मेरी फैमिली ये न्यूज़ देखकर क्या सोच रही होगी। आखिर ये आदमी अपनी असली रूप में आ ही गया। वहीं पार्टी में सभी लोग नव्या को अजीब नज़रों से देख रहे थे, जिस वजह से नव्या को नज़रें उठाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नव्या चाहकर भी हिल-डुल नहीं पा रही थी और उसकी आंखों के सामने कैमरा लाइट इतने लोग मौजूद होने की वजह से नव्या को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी। एक पुतले की तरह बस खड़ी हो गई, मानो सिर्फ सांस ले रही हो। विहान आके बोला, आज मैं इन्हें सबके सामने पत्नी बनाने वाला हूँ, इनके होठों पर किस कर मोहर लगाने वाला हूँ। नव्या ने किस वर्ड सुनकर मानो अपनी सुध-बुध खो बैठी। वो क्या रिएक्ट करे, कुछ उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह ब्लैंक हो गई थी, ना हिल सकती थी, ना ही कहीं जा सकती थी। एक जिंदा लाश की तरह बस विहान को देख रही थी। विहान किस हद तक जा सकता है? क्या उसका अभी भी मन नहीं भरा मेरी बदनामी करने से? क्या एक थप्पड़ के लिए इसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? अभी तक जो कुछ भी किया उससे इसका मन नहीं भरा, अभी भी ये सब कर रहा है। आखिर किस मिट्टी का बना है? इसके अंदर ज़रा भी इंसानियत नहीं है। दूर खड़ी वेदिका और राजीव जब उन दोनों ने विहान को ऐसा करता देखा तो दोनों ही शॉक्ड हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि विहान ऐसा कुछ करेगा। वेदिका ने आसपास देखा कि दादी और माँ मौजूद नहीं हैं। आखिर ये दोनों कहाँ गए? वो जाकर विहान को रोके, पर दादी तो पार्टी में ही नहीं थी। वेदिका ने राजीव को कहा कि मॉम कहाँ है? राजीव ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं चेक करता हूँ। वही मालविका हाथ में वाइन का ग्लास लिए दूर से ये सब नज़ारा देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विहान ऐसा कुछ करेगा। उसे तो यही लग रहा था, क्या सच में विहान इस लड़की को किस करेगा? पर यह सब नज़ारा देखकर वो अंदर से इतनी खुश हो गई कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मन में सोचने लगी, ये हुई ना बात, आखिर विहान खुराना अपने असली रूप में आ ही गया। इस 2 कौड़ी लड़की से मैं खामखा जलन होने लग गई थी, पर किस वाली बात सुनकर अंदर से थोड़ा तकलीफ़ भी होने लगा कि क्या विहान सचमुच उसे किस करेगा? नहीं, विहान ऐसा कुछ नहीं करेगा। ज़रूर इसके पीछे कुछ तो उसका प्लान होगा, क्योंकि इतना नीचा दिखाना सबके बस की बात नहीं है। मेरे दिल को तो ठंडक मिल रहा है। आज मुझे तसल्ली हो गई कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो। माय लव विहान खुराना। पास में वॉयलिन में मधुर धुन चल रहा था और साथ में म्यूज़िक भी बज रहा था। बड़े बड़े सिंगर भी आए हुए थे जो सिंगिंग कर रहे थे। विहान ने नव्या के करीब जाके कान में धीरे से कहा, अगर तुम थकी हारी ना हो, अपना ईगो साइड में रख, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नव्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया
और नव्या कोई रिएक्ट ना करता देखकर विहान ने नव्या का हाथ पकड़ उसे डांस फ्लोर की तरफ लेकर चला गया, जहां पहले से ही कपल्स डांस कर रहे थे। नव्या और विहान को देख सारे कपल साइड हो गए, क्योंकि ये डांस विहान और नव्या के साथ करने वाला था। बाकी सारे लोग इकट्ठा हुए देख रहे थे। म्यूज़िक प्ले हो गया। विहान ने नव्या को अपने सामने खड़ा किया, फिर एक हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। नव्या की घबराहट तेजी से बढ़ रही थी। वो अपनी नज़रें ज़मीन पर एकटक गड़ाई थी। विहान ने नव्या के दूसरे हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लिया और अपना एक हाथ उसकी खुली कमर पर रख दिया। वो दोनों डांस करने लगे। विहान बीच बीच में नव्या के साथ एरोगेंटली पेश आ रहा था। नव्या की खुली कमर को बेरहमी से पकड़ घुमाया जा रहा था, जिस वजह से नव्या को अब सहन करना मुश्किल हो रहा था। सॉन्ग ख़त्म होने के बाद विहान नव्या को अपने करीब करके एक हाथ नव्या की कमर पर तो दूसरा हाथ नव्या की गर्दन को पकड़कर एकदम उसके होठों के करीब ले आया। विहान नव्या को एकदम अपने करीब कर उसके गुलाबी होठों को देख रहा था। वहीं नव्या की धड़कनें तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें मानो अटक ही गई हो। विहान नव्या की ओर करीब बढ़ गया। उन दोनों के होठों के फासले 1-1 इंच का था। नव्या का जी कर रहा था कि विहान को थप्पड़ गालों पर जड़ दे। नव्या ने विहान को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर विहान की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिस वजह से वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। नव्या हार कर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को बचाने के लिए मन में महादेव का नाम जप करने लग गई कि इतने में राजीव अनिका जी को लेकर आ गया और कहा, मॉम देखिए विहान भाई क्या कर रहे हैं। पहले तो भाभी की खूब बेइज्जती किया, उससे उनका मन नहीं भरा तो ये सब सबके सामने कर रहे हैं। विहान की मॉम जब ये नज़ारा देखी तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका बेटा है अपनी ही बीवी को सरेआम पब्लिक में बेइज्जत कर रहा है। अनिका जी ने अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़ गुस्से में विहान की तरफ बढ़ गई और कड़क आवाज़ में बोली, विहान ये तुम क्या कर रहे हो। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर विहान उनकी तरफ देखा और नव्या की हाथों से उसकी पकड़ ढीली हो गई। वहीं नव्या ने जैसे ही खुद को ढीला महसूस किया, वो विहान से दूर हो गई और तेज़ी से सांस ले रही थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।